Hi everyone, a very warm welcome to the channel 10 Titans by an Academy. This is जूही सिंह, your English educator. स्वागत करती हूँ आप सभी का इस बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारी वीडियो में, जहां एक ही वीडियो के अंदर हम लोग डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस को पूरा समझने वाले हैं। दोनों ही पोम्स को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजुअली ऐसी पोम्स लिखते हैं जिसमें वो नेचर के एलिमेंट्स का यूज करते हैं हमें चीजें समझाने के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको समझना शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सब कुछ समझाने वाली है। इसमें मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े से एमसीक्यूज, पोएटिक डिवाइसेस, वर्ड मीनिंग, थीम ऑफ द पोएम सब कुछ ऐड किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे क्लास 10th के सच्चे दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम फूट पाए जैसे आप लोग फोड़ने वाले हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट पोएम को पढ़ना, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसमें कैसे उन्होंने बताया कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब करके बैठ जाते हैं और पूरा दिन उसी में बर्बाद करने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी नेचर के कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत स्मॉल एलिमेंट्स जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमारी नजरिए से शायद नेगेटिव है या नेगेटिविटी को इंडिकेट करती है, शायद वो भी आपको पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स ले जाए। तो ये पोएम हमें दिखा रही है कि नेचर में कितनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर है और सब कुछ नजरिए की बात है, सब कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। आप जिस चीज को नेगेटिव नजरिए से देखो वो नेगेटिव है और जिसको आप पॉजिटिविटी के साथ देखो वो पॉजिटिव है। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं? The way a crow, जिस तरीके से एक क्रो ने shook down on me, मतलब मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिराया है? The dust of snow, कहाँ से गिराया है? From a hemlock tree। तो बताया जा रहा है इस पोम में ये कि एक क्रो है जिसको हम लोग नेगेटिविटी का सिंबल मानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब कौवा काऊ काऊ करे तो उसको उड़ा देना चाहिए, वो कुछ गलत इंडिकेट कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि क्रो उड़ के आके यहाँ पर बैठा है ट्री पे, या फिर पहले से बैठा हुआ था और उसकी मूवमेंट से, उसके हल्के से मूव होने से, है ना, उसने शेक होके, जो शूक है ये शेक का सेकंड फॉर्म है ना, तो उसके हल्के से शेक होने से डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट के ऊपर गिरी है, जिससे वो एकदम से अपने बैड मूड से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि एक नेगेटिविटी का ही सिंबल है। ठीक है, तो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से दोनों नेगेटिव चीजों का यूज किया है। हेमलॉक ट्री का पिक्चर मैंने आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए ऐड किया है। ठीक है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। क्या बोल रहे हैं पोएट? मान लेते हैं ये हमारे पोएट है और यहाँ पे ट्री के नीचे आके बैठे हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो, स्नोफ्लेक्स आकर गिरी हैं और बोल रहे हैं कि ये जो मूवमेंट क्रो की हुई है, जो स्नो मेरे ऊपर आके गिरी है, इट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस क्रो की मूवमेंट से, मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरने से मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया है। मेरे दिल में जो चीजें मुझे परेशान कर रही थी, आई वॉज ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है सैड, है ना, मैं सैड था, परेशान था, तो मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया है क्रो के इस मूवमेंट से। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वो दिन जो मैं बर्बाद कर रहा था, है ना, जिसको मैं रिग्रेट में बिता रहा था, ठीक है, उसका मेरा कुछ हिस्सा, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक छोटी सी बात पे, किसी भी बात पे, मम्मी ने आज डांट दिया बहुत ज्यादा, ये बैठ के आप सोचे जा रहे हो और आप एकदम डिस्प्रेशन में चले गए हो, है ना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है और एकदम से आप उससे बाहर आते हो और आपको फील होता है कि मैं कहाँ लॉस्ट था या मैं कहाँ लॉस्ट थी? तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे पोएट के साथ हुआ है और वो बोल रहे हैं कि क्रो की इस मूवमेंट ने उनका जो दिन था उसमें से कुछ हिस्सा, इट हैज सेव्ड सम पार्ट, जो वो बर्बाद कर रहे थे और ज्यादा करने वाले थे। ठीक है, अब अगर हम पोएम के थीम की बात करें तो इसमें नेचर के हीलिंग पावर को दिखाया गया है, होप एंड पॉजिटिविटी को दिखाया गया है और छोटी छोटी चीजों को कितना सिग्निफिकेंस होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये दिखाया गया है। कैसे हमारे पोएट एक नेगेटिव मूड में थे और नेगेटिव सिंबल्स, नेगेटिव एलिमेंट्स के हेल्प से ही उठ के पॉजिटिविटी में ट्रांसफर हो पाए, ये दिखाया गया है। ओके,
अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो देखो राइम स्कीम है यहाँ पे ए बी सी डी। ये मैं एक बार आपको समझा देती हूँ अगर किसी को भी इन केस राइम स्कीम नहीं पता है तो। देखो पहला साउंड आ रहा है क्रो, इसको हम नाम देंगे ए। देन वी हैव मी, इसको हम साउंड देंगे बी। स्नो, क्रो एंड स्नो आर साउंडिंग सेम, इसको भी आप बोलोगे ए। Then me and tree are sounding same, it's B. So A B C D ये हो गया हमारे पोम का राइम स्कीम। अब इसके अलावा इस पोम में एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस भी है। बच्चा लोग पोएटिक डिवाइसेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, ना ही आपको करना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इस लाइन में, इस स्टैंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, और आप एकदम ऐसे सोचते कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो वीडियो को एंड तक देखना है। फायर एंड आइस के भी पोएटिक डिवाइसेस मैं आपको बताने वाली हूं। नाउ इस पोम में एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, देखो हैज गिवन माय हार्ट, जब एक ही लेटर से क्लोजली प्लेस्ड वर्ड शुरू हो रहे हो, ह हिंदी में आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, वही होता है एलिट्रेशन। एंड सेव्ड सम पार्ट, स ये साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। देन वी हैव इन्वर्जन। नाउ इन्वर्जन क्या होता है एक बार रीड करते हैं। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, जब भी कोई पोएट किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं राइम बनाने के लिए, है ना, या थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंजेस लाते हैं राइम बनाने के लिए, तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। वहां पे पोएट को पोएटिक लाइसेंस लेना होता है ऐसे चेंजेस लाने के लिए, और ये पोएटिक लाइसेंस होता है इन्वर्जन। स्टैंजा 1 में देखो यहाँ पे, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. This is not the right structure of a sentence, लेकिन राइम बनाने के लिए इसको ऐसे लिखा गया है ना। The way a crow, आप कैसे बोलोगे, a crow shook down on me, या फिर a crow shook down some dust of snow on me, ऐसे बोलोगे आप। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है राइम डालने के लिए। फिर इसमें असोनेंस है। मैम असोनेंस कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, जब आपको एक वॉवल साउंड रिपीट होता हुआ दिखे, उसका प्रोमिनेंस दिखे, है ना। देखो शूक डाउन ऑन मी में ओ का साउंड, ओ ओ ओ ओ 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे असोनेंस है। ऐसे ही कॉन्सोनेंस भी होता है जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। अब एलिट्रेशन में वर्ड के बिगिनिंग में ही है, लेकिन कॉन्सोनेंस में वो वर्ड के बिगिनिंग, मिडल, एंड कहीं भी हो सकता है। देन वी हैव इंजेममेंट। भाई जब एक ही लाइन आगे वाले लाइन तक चली जाए विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, उसको आप बोलते हो एंजेममेंट। ठीक है, चलिए पूरी पोम में आपको एंजेममेंट देखने को मिलेगा, कहीं पे भी हमको कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और सिंबॉलिज्म डेफिनेटली इसमें है। भाई यहाँ पे जो क्रो है, यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है, वो नेगेटिविटी के सिंबल्स है, और उन्होंने नेगेटिव होते हुए भी हमारे पोएट के मूड को चेंज कर दिया है। नाउ आई हैव दीज एमसीक्यूज फॉर यू ऑल, जिनके आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। आपको बताना है एंड सेव सम पार्ट में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये मैंने आपको अभी समझाया है। सेकेंड क्वेश्चन, सिनेक्डकी भी एक पोएटिक डिवाइस होता है दैट यूजेस अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल। पूरे चीज को दिखाने के लिए सिर्फ एक पार्ट को वो यूज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स। अब व्हील्स का यूज किया गया है पूरी कार की बात करने के लिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बोला गया है, आपको इस पोम में से एक एग्जाम्पल पिक करना है सिनेक्डकी का। ठीक है, और चारों ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सी लाइन में आपको सिनेक्डकी दिख रहा है। थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो क्या सिंबलाइज करते हैं, बहुत इजी, तीनों एमसीक्यूज है। सेकंड का आंसर शायद आपको ना पता हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मोर एंड द लेस यहीं से आएंगे। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री इन द पोम। इस पोम में क्रो और हेमलॉक ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें बताना है। So in the poem, both the crow and the hemlock tree are traditionally associated with negativity, darkness and sorrow. However, Robert Frost uses them symbolically to show that even seemingly unpleasant elements of nature can bring about a positive transformation. भाई जो चीजें हमें शायद अनप्लेजेंट लगती है, नेगेटिव लगती हैं, वो भी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। The unexpected fall of snow from such symbols of gloom actually lifts the poet's mood, suggesting that goodness can come from the most unlikely sources. आपको शायद फील भी नहीं होगा कि आप कहाँ, किस चीज से आप खुश हो सकते हो, कौन से एलिमेंट्स आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके मूड को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जिनके पास ही पावर है और हम शायद उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस पोम से। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम, पोम के शुरुआत में हमारे जो पोएट है वो सॉरोफुल और रिग्रेटफुल मूड में है, ठीक है, और वो अपने नेगेटिव थॉट्स के भार में बैठे हुए हैं, उनमें खोए हुए हैं। ओके, हाउएवर जब उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, जो कि एक क्रो के शेकिंग मूवमेंट के वजह से हुआ है एक हैमलॉक ट्री पे से, तो उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। ये स्मॉल सिंपल इंसिडेंट उनको एकदम रिफ्रेश फील करा देता है और उनको एक न्यू आउटलुक देता है उनके दिन का कुछ हिस्सा बचाकर, सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली वेस्टेड। ठीक है, Why do you think Robert Frost chose ordinary elements like a crow and snow to convey his message? आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसे ऑर्डिनरी एलिमेंट्स, क्रो, स्नो, हैमलॉक ट्री, इनका यूज क्यों किया? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतने सिंपल और ऑर्डिनरी एलिमेंट्स का यूज किया है, जैसे कि क्रो, हैमलॉक ट्री, स्नो, ये एम्फेसाइज करने के लिए, ये आइडिया समझाने के लिए कि हमारी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी बहुत पावरफुल इंपैक्ट रख सकती हैं। By using common, even unpleasant elements from nature, Frost conveys that even seemingly negative, देखने में वो चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन उनका नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कैन लीड टू पॉजिटिविटी एंड रिन्यूअल। बहुत ही प्यारे वर्ड्स में आंसर लिखे हुए हैं। अगर आप इस तरीके के आंसर लिखते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। This helps readers connect more deeply with this poem, with the poem's message that beauty and transformation can arise from the overlooked elements. ब्यूटी और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दुनिया के, हमारे लाइफ के ओवरलुक्ड एलिमेंट से भी हमें मिल सकती है। ओके, चलिए, विद दैट, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज के नोट्स चाहिए, डेली वोकैब सीखना है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद जूही, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको ज्वाइन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोम पे हमारी विच इज फायर एंड आइस, बहुत ही छोटू सी पोम है ये, इसको भी लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो नेचर के एलिमेंट्स यूज करते हुए काफी सारी पोम्स लिखते हैं, और आप लोगों ने क्लास 9 में द रोड नॉट टेकन भी पढ़ा होगा, वो भी उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, आपको अपने सारे पोएट्स के नाम याद रखने हैं। देखिए, जो हमारी पोम है फायर एंड आइस, इसकी अगर मैं बात करूं तो बड़ी ही प्यारी बात इसमें बोली गई है कि हमारी जो दुनिया है, या तो ये फायर से एंड हो जाएगी या फिर ये आइस से, विच इज वेरी ट्रू, है ना। ग्लोबल वार्मिंग से हो जाएगी या ग्लेशियर्स के पिघलने से। लेकिन यहाँ पे पोएट का मतलब फायर के साथ साथ, फायर से मतलब उनका डिजायर से है और आइस से उनका मतलब हेट्रेड से, कि ये जो हमारी डिजायर्स है, अनएंडिंग डिजायर जिनका कोई अंत नहीं है, बढ़ती ही जाती हैं। आज आपके पास फैन नहीं है तो आपको फैन चाहिए, फैन है तो आपको कूलर चाहिए, कूलर है तो आपको एसी चाहिए, अब एसी है तो आपको 2 एसी चाहिए, आपको किचन में भी एसी चाहिए। तो हमारी डिजायर्स का कोई एंड नहीं है, तो इससे भी दुनिया खत्म हो सकती है। और दूसरी चीज है हेट्रेड, एक दूसरे के टुवर्ड्स, एक दूसरे के प्रति घृणा भाव, है ना, हेट रखना, उससे भी ये दुनिया खत्म हो सकती है। ये हमें इस पोम में दिखाया गया है। चलिए समझते हैं क्या बोल रहे हैं पोएट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है ये फायर से खत्म होगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं आइस से खत्म होगी। ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वो बोल रहे हैं मैंने जितना डिजायर के बारे में जाना है, समझा है, सुना है, मुझे ये लगता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। क्या बोल रहे हैं पोएट, कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो फायर से खत्म होगी, कुछ कहते हैं आइस से खत्म होगी, लेकिन मैंने जितना डिजायर्स को समझा है, डिजायर के बारे में जाना है, कैसे वो हमें बर्बाद कर रही है, इस दुनिया को बर्बाद कर रही है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखो यहाँ पे डिजायर और फायर एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो फायर को फेवर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, होल्ड विद, ये एक PYQ में पूछा गया है, ठीक है, कि भाई होल्ड विद का मतलब क्या है। हमारे पोएट जब होल्ड विद बोल रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है, तो होल्ड विद का मतलब है वो उनके साथ अग्री करते हैं, उनका भी सेम ओपिनियन है उन लोगों जैसा जो बोलते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे एक नया पोएटिक डिवाइस मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सम से लगातार 2 लाइंस कॉन्जिक्यूटिवली, ये 2 लाइंस जो हैं वो एक ही फ्रेज से शुरू हो रही है। इस पोएटिक डिवाइस का नाम होता है एनाफोरा। ओके, याद रखना है। और इस पोम में भी सिंबॉलिज्म है ही, है ना। जो फायर है वो डिजायर का सिंबल है, जो आइस है वो हेट्रेड का है।
सेकेंड स्टैंजा क्या बोल रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया को 2 बार खत्म होना है ना, पेरिश का मतलब क्या होता है, टू डाई, सो इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। भाई अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होने का भी मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे हेट के बारे में भी बहुत नॉलेज है, मुझे लगता है कि मैंने हेट भी इस दुनिया में बहुत देखा है। इट इज इनफ टू एंड दिस वर्ल्ड। To say that for destruction ice is also great, कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए तो आइस भी एकदम बढ़िया है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब क्या होता है, टू बी सफिशिएंट, है ना, कह रहे हैं और आइस भी एकदम बढ़िया है डिस्ट्रक्शन की अगर हमें बात करनी है तो बेसिकली हमारे पोएट ने हमें यही समझाया है कि कैसे ये दोनों ही चीजें हमारी दुनिया को एक अंत पर ले आएंगी। डिजायर्स कभी खत्म नहीं हो रही हैं, हेट्रेड कभी खत्म नहीं होने वाला है, इवन आप लोग देख सकते हो आज के टाइम पे बढ़ता ही जा रहा है। हर दूसरे दिन एक नई न्यूज सुनने को मिलती है, कभी कहीं पे कोई मर्डर हो गया, कोई वॉर शुरू होने वाले, कहीं पे कोई केस हो गया, किसी इंसान के साथ बहुत बुरा किया गया। तो हेट्रेड का भी कोई एंड नहीं है और मुझे लगता है कि टाइम के साथ ये चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे कमेंट करके बताना आप मेरी बात से अग्री करते हो या नहीं। पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। यहां हमारा राइमिंग स्कीम ए बी ए ए बी सी बी सी बी, एक बार देख कर आते हैं। भाई देखो फर्स्ट स्टैंजा, एक्चुअली बुक में ये पूरा पोएम एक साथ लिखा हुआ है ना। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर हो गया पहला साउंड हमारा ए। सम से इन आइस, न्यू साउंड है बी। डिजायर ए, फायर ए, तो ए बी ए ए, फर्स्ट स्टैंजा का हमारा राइम स्कीम हो गया ए बी ए ए। सेकंड की अगर हम बात करें मैम तो ट्वाइस ए या फिर आप इसको सी बोल सकते हो। देखो बच्चे जब आपको पूरे पोम का एक बार राइम स्कीम लिखना हो तो आप उसको ए बी और इसको सी डी ऐसे बोलोगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टैंजा वाइज पूछा जाए, मान लेते हैं मैम हमारे एग्जाम में सिर्फ ये आया है, सिर्फ सेकंड स्टैंजा आया है, राइम स्कीम पूछ रहे हैं, तो वहां पे आप सी डी नहीं लिखोगे, फिर आप इसको ए बी ही बोलोगे। ठीक है, अभी मैं आपको पूरे पोम का बता रही हूं तो मैं यहाँ पे सी डी लिख रही हूँ। ट्वाइस इज सी, हेट इज डी, ट्वाइस आई सेम है सी, ग्रेट हेट एंड ग्रेट डी, एंड सफाइस सी डी सी डी सी। ठीक है, चलो एसोनेंस यहाँ पे है, मैंने अभी आपको एसोनेंस बताया था, जब एक वोवल साउंड रिपीट हो रहा हो, बार बार आपको दिख रहा हो, जैसे कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे भी ओ ओ ओ आपको बहुत बार दिख रहा है। उसके बाद एलिट्रेशन है फेवर फायर में, वर्ल्ड विल में, है ना, एक ही लेटर से वर्ड शुरू हो रहे हैं, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। फेवर फायर फ, वर्ल्ड विल व। इमेजरी है इस पोम में, इमेजरी तो यार डस्ट ऑफ स्नो बेबी है। देखो जब हमारे जो पोएट है वो इतनी विविड डिस्क्रिप्शन का यूज करे अपनी पोम में कि हम उसको रीड करके इमेजिन कर पाए, उसको आप बोलते हो इमेजरी पोएटिक डिवाइस। ठीक है, देन वी हैव एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सम से बार बार ये जो लाइंस है वो शुरू हो रही है कॉन्जिक्यूटिवली। देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन, जब आप ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज दो, पर्सोनिफाई करो, इंसान की तरह दिखाओ, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखो फायर के पास ही पावर नहीं है कि वो खुद चल के आए और दुनिया का एंड कर दे, ये तो हम बोल रहे हैं, है ना। फायर को पर्सोनिफाई किया गया है, आइस को पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, और इन दोनों में सिंबोलिज्म भी है, ऑब्वियसली ये दोनों सिंबल्स है डिजायर और हेट्रेड के। देन वी हैव इंजेममेंट। इंजेममेंट मैंने आपको पिछले वाले पोम में भी बताया, डस्ट ऑफ स्नो में, विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, जब लाइन एक लाइन दूसरी में आ जाए विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क को हम फुल स्टॉप लगाए तो वो इंजेममेंट होता है। कहाँ पे है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इसके बाद ना तो कोई कॉमा था, ना कोई फुल स्टॉप था, ना कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क था, तो दिस इज एंजेममेंट। उसके बाद अगर हम इस पोम के थीम की बात करें, है ना, एक बार थीम देख लेते हैं, क्या थीम है, डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमन इमोशंस। ये दिखाया गया है कि हमारे इमोशंस, डिजायर, हेट्रेड, लस्ट, ग्रीड, इन सब की वजह से ये दुनिया बर्बाद हो सकती है, और एक्चुअली इट्स वेरी वेरी ट्रू। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें फायर वर्सेस आइस हमें दिखाया गया, इनका सिंबोलिज्म, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है यहाँ पे हमारे पोएट का, उनके डीप थॉट्स, उनका डीप ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड, है ना, वो हमें दिखाया गया है कि कैसे ये जो दुनिया है ये या तो फायर या फिर आइस से खत्म हो जाएगी। एंड अगेन वी हैव दीज 3 अमेजिंग एमसीक्यूज ऑफ फायर एंड आइस फॉर यू ऑल, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, ये मैंने आपको बताया था, ब्लूम, राइज, डाई या फिर ग्लो।
उसके बाद आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइंस। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द टोन ऑफ पोएट, ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्द चैनल पर लेकर आने वाली हूं। अभी ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप बताना मुझे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, इसमें हमारे पोएट की आपको कैसी टोन लग रही है? सार्कास्टिक है, सीरियस है, अम्यूज्ड या फिर सेलिब्रेटरी है? ठीक है, कहने का तरीका आप समझना पोएट कैसे बोल रहे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प कर दी अपने एक्सप्रेशंस के हेल्प से। ठीक है, समझाने का तरीका ऐसा आप रखा मैंने कि आप शायद समझ पाओ मेरे एक्सप्रेशन से कि वहां पे कैसा टोन था उनका। चलिए, अब आपको बताना है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में कौन सा पोएटिक डिवाइस है। दिमाग लगा के आंसर देना इस क्वेश्चन का। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो इस पूरी पोएम को कवर कर रहे हैं। What are the two views about the end of the world presented in the poem? इस पोम में इस दुनिया के एंड के बारे में क्या 2 व्यूज दिखाए गए हैं? ये देखो पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है ना। In Fire and Ice, the poet presents 2 contrasting beliefs about how the world might end. पहला व्यू वो ये बोल रहा है कि जो वर्ल्ड है ये फायर से खत्म हो जाएगा, symbolizing human desires, greed and passion. और दूसरा व्यू ये बोल रहा है, दूसरा व्यू ये बिलीव करता है कि ये दुनिया आइस से खत्म हो जाएगी, representing hatred, indifference and coldness. Both are portrayed as equally destructive forces capable of bringing about the end of the world. ठीक है, बहुत अमेजिंग ये लाइंस लिखी हुई है, बहुत ही बढ़िया कीवर्ड्स का यूज हुआ है। इनका यूज करके आप आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। Which side does the poet favor more and why? पोएट ने कौन सी साइड को ज्यादा फेवर किया है और क्यों? तो पोएट ने बोला है कि भाई फायर जो है वो दुनिया का एंड करेगी, है ना, वो इस आइडिया को फेवर कर रहे हैं, वो अपने बिलीफ को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से विद इंटेंस डिजायर एंड पैशन व्हिच ही सीज एज पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। देखो, पोएट खुद भी तो इंसान है, उनको भी पता है कि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती, लालच कभी खत्म ही नहीं होता, हमें हमेशा और चाहिए, है ना। वी आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हाउएवर ही आल्सो एक्नॉलेजेस द पोटेंशियल ऑफ आइस। उन्होंने आइस के पोटेंशियल को भी एक्नॉलेज किया है कि भाई डिस्ट्रक्शन लाने के लिए उसमें भी काफी पोटेंशियल है। इट वुड सफाइस। मैंने हाईलाइट किया है इस वर्ड को बिकॉज इंपॉर्टेंट है। मेकिंग द पोएम बैलेंस्ड इन टोन डिस्पाइट हिज प्रेफरेंस फॉर फायर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द पोएट ट्रीट फायर एंड आइस इक्वली इन द पोएम? Although the poem initially expresses a preference for fire, देखो हालांकि उन्होंने शुरुआत में फायर को प्रेफरेंस दिया है कि मैं तो उन लोगों के साथ हूं जिनका ये मानना है कि दुनिया आग से खत्म होगी, डिजायर से खत्म होगी, लेकिन वो बोल रहे कि अगर हम बात करें डिस्ट्रक्शन की ही, है ना, तो मुझे लगता है आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इक्वली दोनों चीजों को रखा है। वन सेकेंड, the world's end, he later states that ice would also be sufficient to bring about destruction. By doing so, the poet places both fire and ice on the same level in terms of their destructive power. This balanced viewpoint shows that both या तो uncontrolled desire या फिर extreme hatred, ये दोनों ही हमारे दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और इसके साथ हमारे ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब देखो बच्चा लोग, आपको लगता है कि मैम हम सेम आंसर तो एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे और हमारी खुद की इंग्लिश लैंग्वेज भी इतनी अच्छी नहीं कि हम बना के आंसर बढ़िया लिखें, तो आपको क्या करना है, आपको इन आंसर्स को एक बार अपने नोटबुक में लिखना है, देख के, फिर एक बार खुद से लिखना है बिना देखे। इस तरीके से ये कीवर्ड्स, ये आंसर आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाएगा, है ना, अपनी जगह ढूंढ लेगा, और जब आप एग्जाम में सेम आंसर लिखने का ट्राई करोगे तो आप लिख पाओगे। आप लोगों को लगता है कि सीधा एग्जाम में जाके आंसर लिखेंगे और बहुत बढ़िया आंसर हम लिख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में बहुत बढ़िया आंसर तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए डेली वोकैब, मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद जूही पे शेयर कर रही हूँ। डेली वोकैब, हम डेली एक नया वर्ड सीखते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ्स, नोट्स, ठीक है, उसके साथ साथ हर क्लास का अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहीं पे मिलता है। और आपको जो भी डाउट्स है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, है ना, तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी मैंने इसमें बनाया हुआ है। आप अपने डाउट्स भी मुझसे यहाँ पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे जुड़ जाओ। एंड विद दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक ही वीडियो में हमने आधे घंटे से कम में हमने पूरे दोनों पोम्स को रिवाइज किया, ढंग से लाइन बाय लाइन समझा, उसके पोएटिक डिवाइसेस समझे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, मुझे
कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर करना और मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मतलब मैं तो इसके नेक्स्ट वाले 2 पोएम्स लेकर आने का प्लान कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम अभी हमारे इस चैप्टर में तोते उड़े हुए हैं तो वो मुझे बता देना, मैं आपके लिए वो ले आऊंगी पहले। ओके, सो सी यू ऑल वेरी सून एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।